हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली ग्रिजरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं वो इंपॉर्टेंट चेंजेस जो बजट के थ्रू इस बार इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, प्रपोज किए गए हैं अभी, क्योंकि फाइनेंस बिल है अभी पास नहीं हुआ। तो जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो इसमें ये पैदा होता है कि चेंजेस के लिए पहले जीएसटी काउंसिल से नहीं पूछना होता। जनरली वो रिकमेंड करते थे और यही कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज किया गया था। जो जीएसटी का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी यही बात की गई थी, पर चलिए उस चीज़ को मैं छोड़ देती हूँ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं उसमें कुछ टाइम लिमिट के चेंजेस हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के चेंजेस हैं जो छोटे छोटे हैं, ठीक है। बट जो सबसे तगड़ा चेंज है, मतलब 3 मिनट के टाइम में मैम ने बहुत कुछ हमारे लिए कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी चीज़ें बदलने वाले हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको आगे बहुत दर्द देने वाले हैं, बहुत तकलीफ देने वाले हैं। समझ लीजिए पहले थोड़ा 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 करके हाथ पकड़ा जा रहा था, इस बार सीधी अब गर्दन पकड़ ली आपकी मैम ने। तो इन चेंजेस पे आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले जो टाइम लिमिट के चेंजेस है, क्योंकि वो काफ़ी सिंपल है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। आपको याद होगा, मैं पहले कोई आपने मेरा वीडियो अगर सुना होगा तो उसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि जीएसटी में 6 बार सितंबर वर्ड यूज़ हुआ है। उनमें से 3 बार जो सितंबर वर्ड यूज़ हुआ है, उन 3 बार के सितंबर को उठा के 30 नवंबर कर दिया गया है। बाकी जगह का भी ठीक है, उतना रिलेवेंस नहीं है। 3 मेजर प्रोविजन थे जीएसटी के जहाँ पे एक टाइम बाउंडनेस लाई गई थी, यानी कि एक टाइम लिमिट लगाई गई थी। सेक्शन 16(4) के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, फिर सेक्शन 34 जो क्रेडिट नोट की बात करता था, और उसके अलावा जो हमारे रिटर्न्स के चेंज करने की जो टाइम लिमिट थी, रिटर्न्स के अंदर एनी एरर और ओमिशन को करेक्ट करने की जो टाइम लिमिट थी, उसमें भी उन्होंने सितंबर वर्ड यूज़ किया था। अभी वो सभी हटा के 30 नवंबर कर दिए। पहले ये भी था कि कहीं पर रिटर्न फाइल करने की डेट लिखी हुई थी, कहीं पर रिटर्न एक्चुअल फाइलिंग की डेट लिखी हुई थी, कहीं पे कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न था। और मतलब बहुत एक्सपर्ट लोग कई बार इसी चीज़ पर डिस्कशन करते थे घंटों घंटों कि यार ये क्या है। तो वो बहुत ही ऐसी सेंसलेस सी चीज़ थी, उसको थोड़ा सेंसिबल तरीके से बना के तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो क्लेम करना है 16(4) का, जो हमारा टाइम लिमिट है, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च को खत्म होता है, उसमें अगर आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रह गया तो आप उसको कब तक क्लेम कर सकते हो? 30 नवंबर ऑफ द सेम ईयर तक को। और इसी तरीके से आपका कोई क्रेडिट नोट अगर रह गया है डिक्लेयर करने से अपने रिटर्न में, इशू करने से नहीं, हर बार क्लियर करती हूँ, इशू करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है क्रेडिट नोट का, आप कभी भी इशू कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न में डिक्लेयर करने की टाइम लिमिट थी। और रिटर्न में मैं क्यों डिक्लेयर करने के लिए इतनी एगर हूँ, उसके लिए गवर्नमेंट टाइम लिमिट क्यों लगा रही है? क्योंकि उसी से तो मुझे अपने आउटपुट टैक्स का रिवर्सल मिलता है ना। इशू तो आप 1000 क्रेडिट नोट कर लो, उससे टैक्स रिवर्सल तो मिलेगा नहीं। टैक्स रिवर्सल तब मिलेगा जब आप उसको रिटर्न में एंटर कर पाओगे। तो रिटर्न में एंटर करने की जो टाइम लिमिट अगेन 30 नवंबर। और आपकी जो GSTR 1 और GSTR 3B है, जिसको लॉ में आज तक लिखा है, अमेंड कर सकते हैं, करने नहीं देता जीएसटी पोर्टल, अलग बात है 3B को, लेकिन उसको भी करने की जो टाइम लिमिट है दैट इज 30 नवंबर। वो एक चेंज लेके आए हैं। अब मैंने डरा तो दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट में बहुत कुछ चेंज होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी, कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के बताऊंगी इससे। एंड आई विल से इट्स ए क्विक वीडियो, मैं डिटेल में आपको और ज़्यादा डिटेल में भी उसको लेके आऊँगी, उसका इम्पैक्ट, लेकिन जितना मैं अब तक समझ पाई हूँ उतना ही आपको बता रही हूँ। और ऑफ कोर्स उसमें कुछ गैप भी हो सकता है, और मुझे बहुत मज़ा आता है कि जब कोई बोलता है कि नहीं अच्छा आपने तो इंटरप्रेट किया, मेरा इंटरप्रिटेशन डिफरेंट था। आई लव दैट थिंग, राइट। तो आप में से किसी का कुछ अलग इंटरप्रिटेशन होगा, प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं ज़रूर उसको पढ़ के जवाब दूंगी। कोशिश करती हूँ आपके सारे कमेंट्स का मैं जवाब देने का वैसे भी। तो सेक्शन 16 के अंदर पहले 16(2) में आपको याद होगा, जब मैंने भी जीएसटी पहली बार पढ़ा था तो कहते 4 कंडीशंस होती हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने की। अब वो 4 कंडीशंस जो है बढ़ के 6 हो गई हैं। तो पहले 5 हुई थी, कैसे? 16(2)A में AA इंसर्ट कर दिया था, राइट। अब 16(2)B में BA इंसर्ट कर दिया, तो नाउ इट इज 16(2)A AA B BA C एंड D। तो 6 कंडीशंस टोटल हमारी हो गई हैं। कुछ एक दो प्रोविजोस भी हैं, उनको जस्ट इग्नोर कर रही हूँ मैं। तो सेक्शन 16(2) के अंदर क्या इन्होंने कंडीशन लेके आए? सेक्शन 16(2) में कंडीशंस बताई गई थी। सेक्शन 16(2)B क्या कहता था? वो कहता था कि आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो गई हो, ठीक है। बाकी कंडीशंस को मैं अभी नहीं इन्यूमरेट कर रही यहाँ पे। तो सेक्शन 16(2)B मुझे क्या कहता था? गुड्स और सर्विसेज जो मुझे रिसीव हो गई। अब उन्होंने उसके आगे ऐड किया है क्या? टेक्स्ट में आपको पूरा पढ़ के सुना रही हूँ उसका। ये BA में कह रहे हैं द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज़ नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड। अब आप बोलोगे रिस्ट्रिक्टेड मतलब? ये कह रहे हैं कि सेक्शन 38 में जो सप्लाईज की बात कर रहे हैं वो सेक्शन 38 में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। अभी सेक्शन 38 आपको याद हो गई, तो GSTR 2 का हुआ करता था इनवर्ट सप्लाई का, उसमें रेस्ट्रिक्शन थी कोई? नहीं याद आ रहा ना? सेक्शन 38 भी चेंज हो गया है, तो इसको हम लोग रीड विद करेंगे सेक्शन 38। तो सेक्शन 16(2)BA रीड विद सेक्शन 38। अब सेक्शन 38 में क्या चेंजेस लेके आए गए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। कुछ लोगों को टेक्स्ट पढ़ना बोरिंग लग सकता है, कुछ लोग इस बात की शिकायत भी कर सकते हैं। लोग छोटी छोटी बातों की शिकायत करते हैं कि मैडम आप इंग्लिश में क्यों पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में दिया गवर्नमेंट ने तो इंग्लिश में मेरे को पढ़ना पड़ेगा। आपके लिए एक्सप्लेन हिंदी में करूँगी, डोंट वरी।
तो अब इसको कंडीशन को देखना, मैंने इसको 5 बार पढ़ा था, आपको मैं एक ही बार पढ़ूंगी तो आप थोड़ा रिपीट करके देख लेना। इस सबसे सेक्शन 38(1) में सबसे पहले क्या कह रहे हैं द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 एंड ऑफ सच अदर सप्लाईज एज मे बी प्रेस्क्राइब एंड एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी मेड अवेलेबल। अभी भी होती है हमें, ये कह रहे हैं कि जब कोई रिटर्न फाइल करेगा सेक्शन 37(1) के अंदर जो जो चीज़ें वो फाइल करेगा अपनी, यानी कि अपनी इनवॉइसेस जब एंटर करेगा वो आपको ऑटो पॉपुलेट होकर एक स्टेटमेंट दिखाई देगी। बहुत खुशी की बात है, अभी भी दिखती है। अच्छा ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, नहीं पहले सेकंड पार्ट में नहीं जाते, फिर से उसी पे रहते हैं। ये कह रहे हैं शैल बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली विद सच टाइम एंड सब्जेक्ट एज वे प्रिस्क्राइब। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं। ये कह रहे थे ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या होगा, पहली चीज़ तो होगी डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई जिसके रिस्पेक्ट में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इंग्लिश में लिखा, हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ सिर्फ, ठीक है जी। देन अब बी से जरा से ध्यान से कान लगा के सुनना पड़ेगा आपको। डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मे बी अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, ये ए हो गया। डिटेल्स ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड, तो ए पार्ट किस चीज़ के लिए कि अवेल्ड होगा वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें टू बी स्टेटमेंट के अंदर। ये कह रहे जो अवेल्ड नहीं कर सकते वो भी बताऊंगा, और क्यों नहीं अवेल्ड कर सकते, किस कारण से। अब ये सुनो, ये कह रहे हैं कि वेदर होली और पार्टली बाय द रिसिपिएंट ऑन अकाउंट ऑफ, किस कारण से, द डिटेल्स ऑफ द सेट सप्लाईज बीइंग फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 37(1), यानी कि 37(1) में जब उन सप्लाईज की डिटेल्स फर्निश की गई थी तो क्या हो गया था। ये कह रहे हैं कि जब सेक्शन 37(1) में उन सप्लाईज की डिटेल फर्निश की गई थी आपके सप्लायर के द्वारा, तो ये हो गया जो अब मैं बताऊंगी आपको आगे, इनमें से कुछ अगर हो गया तो आप उसका भी क्रेडिट आपको रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्या हो गया, अब वो सुनते हैं। सबसे पहली चीज, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे प्रेस्क्राइब्ड। तो ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये प्रेस्क्राइब करेंगे, यानी कि किसी पर्सन ने, रजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्ट्रेशन लेने के उतने दिन के अंदर प्रेस्क्राइब की, जो टाइम प्रेस्क्राइब करेंगे। अगर कोई टाइम प्रेस्क्राइब नहीं किया तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो अभी कुछ प्रेस्क्राइब नहीं है, ठीक है, शांति से बैठो अभी। सेकंड, बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स वेयर सच डिफॉल्ट हैज कंटिन्यूड फॉर सच पीरियड एज मे प्रेस्क्राइब्ड। किसी बंदे ने टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया है और वो उस पीरियड तक कंटिन्यू करेगा, डिफॉल्ट उतने टाइम तक के लिए कर दिया जितना प्रेस्क्राइब करेंगे, यानी कि प्रेस्क्राइब करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन द आउटपुट टैक्स पेबल बाय हुम इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब GSTR 1, ठीक है जी, फर्निश्ड बाय हिम अंडर द साइड सबसेक्शन ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे प्रिस्क्राइब एक्सीड्स द आउटपुट टैक्स पेड बाय हिम अंडर द सेट पीरियड बाय सच लिमिट एज मे प्रिस्क्राइब। समझ आ गया। पूरे पैरे का अगर सार बताऊं, GSTR 1 में ज़्यादा लायबिलिटी डिक्लेयर की, GSTR 3 में कम टैक्स पे किया, डिफरेंस अगर आपका आ गया और उतने परसेंटेज से ज़्यादा है जितना कि प्रिस्क्राइब होगा। अब इसको दूसरे प्रोविजन के साथ मिक्स मत करना। जो सेल्फ असेसमेंट वो बोलते हैं ना कि आपका सेल्फ असेस टैक्स हो जाता है GSTR 1 और 3B के जो डिफरेंस है और उसको आपको रिकवर करेंगे 7912 एक्सपेंस, वो अलग प्रोविजन है सर, ये अलग प्रोविजन है। इसका मतलब अगर आपके सप्लायर ने डिफॉल्ट किया, आपके सप्लायर ने क्या किया कि GSTR 1 में ज़्यादा दिखा दी लाइबिलिटी और GSTR 3B में कम टैक्स पे किया, तो भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कर्टेल हो सकता है अगर 1% से ज़्यादा हो। कौन सी परसेंटेज, वो परसेंटेज जो सरकार अभी हमें बताएगी, जो हमें अब तक बताई नहीं है। अब आप समझ रहे हो, यानी कि ये सब प्रेस्क्राइब तो होंगे बहुत जल्दी, तो इन चीज़ों की वजह से भी आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रुकेगा। अभी और बता रही हूँ लिस्ट में, ये सिर्फ 3 हुई है, अभी 6 हैं इसके अंदर पूरे। By any registered person who during such period as may prescribed has availed the credit of input tax credit that exceeds the credit, यानी कि आपका जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा था क्रेडिट GSTR 2B के अंदर, उससे ज़्यादा अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया तो अच्छा। By any registered person who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provision of section 4912। अब आप मेरे ये बोलने के बाद, यानी कि किसी पर्सन ने अगर 4912 में कोई डिफॉल्ट किया है तो पहला मेरा क्या था, मैं आपको एक बार रिपीट करा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, तो अभी देख देख के पढ़ रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम के लिए सबसे पहले क्या, अभी उसने फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिया था और कोई टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने उसका डिक्लेयर कर रखा है कि रजिस्ट्रेशन के इतने दिन के अंदर तक का क्रेडिट है, तो आपको भी अवेल नहीं कराएंगे, ठीक है। सेकंड, जिसने डिफॉल्ट किया है किस चीज़ का, कोई भी टैक्स पेबल था तो उसने नहीं पे किया। थर्ड, उसकी जो 3B है उसमें उसने कम टैक्स पे किया और GSTR 1 में उसने ज़्यादा डिक्लेयर कर रखा था। नेक्स्ट, उसने जो उसकी 2B के अंदर उसका जो होना चाहिए था क्रेडिट, यानी कि क्लॉज ए के हिसाब से जो उसका क्रेडिट मिलना चाहिए था, उससे ज़्यादा क्रेडिट उसने ले रखा है। एंड लास्ट इज 4912। अब मेरे बोलने के बाद आप बोलोगे 4912 क्या है, ठीक है, और आप हो सकता है फिर CGST एक्ट में ढूंढोगे 4912 क्या है, और 4912 आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी अभी अमेंड करके लाया गया है। तो अब इसको रीड विद 4912 करते हैं। सो व्हाट इज 4912,
सेक्शन 49 के अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं, 49(12) उसमें से एक चेंज है। तो 49(12) के अंदर उन्होंने क्या कहा है, आपको याद होगा एक रूल होता था 86B। 86B जैसे ही आया तो जैसे हम सब लोग हमेशा करते हैं, हमने कहा ये तो अल्ट्रा वायरस है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, जीएसटी के लॉ में कहाँ लिखा है कि भाई तुम ऐसा प्रेस्क्राइब करोगे। 86B याद है किसी को क्या था? 86B में उन्होंने कहा था कि आप 1% कम से कम आपको टैक्स अपना कैश लेजर से पे करना पड़ेगा, सिर्फ 99% आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हो, ऐसा कुछ था इफ यू रिमेंबर। पूरा पूरा याद नहीं, कुछ कुछ अभी धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा। तो उसको उन्होंने एक बिल्कुल लॉ के अंदर ले आए हैं। तो गवर्नमेंट अभी क्या करती है, आपने कहा 36(4) अल्ट्रा वायरस, उन्होंने कहा 36(4) को भूल जाओ, हम इसी के अंदर ले आएंगे। ठीक है, फिर आपने कहा नहीं 86B आपने कैसे कर दिया, कहाँ पे लाके रूल लेके आए हो, किस रूल में चेंज कर रहे हो, हाउ यू कैन कर्टेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं, हम लॉ के अंदर ले लेंगे, तो आप शिकायत करना छोड़ दो, आपकी शिकायत करते हो तो वो लॉ ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये 12 पार्ट जो है इसका क्या कह रहा है, ये कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, मैं बता तो दिया है आपको बट मैं आपको और भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन दिस एक्ट द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस specify such maximum proportion of output tax liability under this act और IGST act which may be discharged through the electronic credit ledger। यानी कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आपके टैक्स में से सिर्फ इतनी परसेंटेज ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे की जा सकती है। तो ऐसा कुछ प्रोविजन जो है ये वाला 49(12) का, वो आपने कंप्लाई नहीं किया, यानी कि आपके सप्लायर ने अब इनमें से कुछ काम नहीं किए। 5 चीज़ें, क्या 5 चीज़ें? पहली चीज़ है उसका भी नया रजिस्ट्रेशन हुआ है और गवर्नमेंट की जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है उससे भी वो आगे नहीं निकला था, मतलब वो आएगी तो। सेकंड क्या है, सेकंड ये कि कोई उसका टैक्स था, डिफॉल्ट किया उसने पेमेंट में उसके। थर्ड क्या था, थर्ड क्या था कि उसका जो 3B और 1 है, 1 में ज़्यादा डिक्लेयर किया, 3B में उसने कुछ परसेंटेज से कम पे किया, जो प्रिस्क्राइब करेगी गवर्नमेंट कितनी परसेंटेज। नेक्स्ट क्या था कि उसने जो उसका 2B के अंदर उसका जो टैक्स आ रहा था, मतलब ऑटो पॉपुलेट होगी, जितनी उसकी एलिजिबिलिटी बनती थी उससे ज़्यादा ले लिया। और लास्ट वाला मैंने जो आपको 49(12) बताया, यानी कि उसने जो 86B वाली चीज़ थी, यानी कि जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट इतना ही परसेंटेज यूज हो सकता है, उसको उसने ब्रीच किया, उससे आगे निकल गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें सवाल कुछ खड़े होते हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि सवाल भी इसी वीडियो में बताऊं, इस पर क्वेश्चन भी अभी रेज करूं या अभी सिर्फ प्रोविजन बताऊं। बट सबसे बड़ा एक ही सवाल है, और भी होंगे बट मैं एक मेजर चीज़ बता रही हूँ कि जो आपने ये कहा कि बंदे ने 2B से ज़्यादा क्रेडिट ले लिया, यार अपने ऑफिसर्स को पहले ये चीज़ सिखाओ कि 2B में जितना क्रेडिट आया हमेशा मैं उतना क्रेडिट नहीं ले सकती। तो बहुत बार ऐसा होगा कि 2B में मैं कम क्रेडिट लूंगी ड्यू टू अदर रीजन। सेक्शन 16 के अंदर और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, और फिर बाद में ऐसा होगा कि जब मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, सबसे बड़ा बात है गुड्स इन ट्रांजिट थे भैया, तो इनवॉइस मेरे पास था लेकिन गुड्स इन ट्रांजिट थे, तो इस वजह से और ऑटो पॉपुलेट भी हो गया था क्योंकि मेरे सप्लायर ने अपने रिटर्न में जमा करा दिया, लेकिन गुड्स इन ट्रांजिट थे, मुझे गुड्स रिसीव नहीं हुए थे, तो इस वजह से मैंने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया 1 महीने में, तो मैं दूसरे महीने में ले रही हूँ। और ये जो महीने का गैप है ये साल का गैप भी हो सकता है, आपने भी तो 7 महीने दिए हैं ना मेरे को आगे करने के लिए, आपने भी तो बोला ना कि नवंबर तक ले लो, तो जब आप भी तो महीने दे रहे हो तो फिर मेरा भी तो हो सकता है ना कि मैं आगे जाके वो क्रेडिट लूँ। तो प्लीज़ 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 इसके लिए गवर्नमेंट को एक SOP इशू करना चाहिए अपने ऑफिसर्स के लिए कि अगर ऐसा कोई डिफरेंस है 2B के अंदर और एक्चुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 3B के अंदर लिया गया है, तो फिर आप पहले पूरे साल भर का सिनेरियो देखो और बंदे को कुछ जगह दो फीड करने की कि ये जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है पिछले टाइम पीरियड से मेरा रिलीवेंट था। ऐसे कुछ अभी एक आने भी वाला है, 3B के अंदर एक चेंज भी आने वाला है, शायद मैंने कवर भी किया था वो, तो वो आपको इसमें काफ़ी खैर हेल्प करेगा मे बी, एंड आई जस्ट होप कि SOPs भी गवर्नमेंट इशू करेगी। ये सबसे बड़ा चेंज था इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। अब एक और चेंज है जो पहले एक्चुअली हवा में था, मतलब कुछ कुछ हवाओं में घुला हुआ था, लेकिन अभी उन्होंने क्लियर कर दिया है। उन्होंने क्लियर किया है सेक्शन 50 के अंदर, सेक्शन 53 नहीं मतलब 50 सब सेक्शन 3, वहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इफ़ इट इज़ अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, बहुत लिटिगेशन चली है इस चीज़ पे भी कि क्या मैंने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर अवेल कर लिया तो क्या मुझे उस पर भी इंटरेस्ट पे करना चाहिए, या अवेल करके यूटिलाइज किया। आप झट से बोलोगे यूटिलाइज किया सर तभी तो रिवेन्यू का तो तभी नुकसान हुआ, तो आपने तो बड़े आराम से बोल दिया, बट लॉ इतनी आसानी से नहीं मानता। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसके लिए काफ़ी केसेस चले हैं, इसके लिए काफ़ी लिटिगेशन हुई है लंबी लंबी, फेवर में भी केसेस आए हैं, पटना हाई कोर्ट का दरवाजे केस, राइट। तो अब उन्होंने उसको क्या कर दिया, उन्होंने इस बात को मान लिया। तो गवर्नमेंट ये नहीं कि हमारी कोई बात नहीं मानती, जो उनको ठीक लगता है वो मान भी लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो आपका ITC, अगर आपने सिर्फ गलत अवेल किया तो आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपने अवेलमेंट और प्लस यूटिलाइजेशन दोनों होंगे कंबाइंड, तभी आप पे टैक्स अभी तभी आप पे इंटरेस्ट लगेगा। अब इसमें मैं आपको बड़ा खूबसूरत एक केस बताऊंगी, मतलब ये प्रोविजन भी अभी भी मतलब इसको चेंज क्यों होना चाहिए, इस प्रोविजन के अंदर कुछ और भी इंसर्ट किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, क्या किया जाए, मैं आपको वो इसका एक एग्जांपल बताऊंगी। अवेल और यूटिलाइज दोनों किया, ठीक है, तो इंटरेस्ट लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। कई बार यूटिलाइजेशन भी गलत हो सकता है, लेकिन उस यूटिलाइजेशन से रिवेन्यू को लॉस नहीं हुआ,
तो उस केस में इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। मैं उसका एग्जाम्पल आपको दूंगी। क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? मैंने एक क्लाइंट का डेटा दूसरे क्लाइंट में चढ़ा दिया, ठीक है। अब एक क्लाइंट था वो लखपति वाला था और एक क्लाइंट था करोड़पति वाला था, तो उसकी लाखों लाखों में सब था, इसका करोड़ करोड़ में सब था। अब मैंने क्या किया, उसकी 10 लाख की सेल की जगह 1 करोड़ की सेल डाल दी, ठीक है। और उसके लेट अस से 10 लाख के आईटीसी की जगह, ये मतलब 1 लाख के आईटीसी की जगह मैंने 2 लाख का आईटीसी डाल दिया। अब हुआ क्या, मैंने सेल्स भी तो एस्केलेट की। सेल्स एस्केलेट करने की वजह से जो सेल्स एक्चुअली नहीं हुई थी, जिस सेल्स का उसको टैक्स पे करने की लायबिलिटी थी, मैंने उससे इस आईटीसी को एडजस्ट कर लिया। तो मैंने गलती दो की है, मैंने सेल भी ज्यादा दिखाई और मैंने आईटीसी भी ज्यादा ले लिया। तो अब आप बोलोगे आईटीसी ले भी लिया और यूटिलाइज भी तो कर लिया मैंने। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यूटिलाइज वर्ड का जो मतलब है, इट शुड बी यूटिलाइज फॉर अ जेन्युइन टैक्स लायबिलिटी, फॉर अ करेक्ट टैक्स लायबिलिटी। अगर वो गलती से यूटिलाइज हो गए एक ऐसी टैक्स लायबिलिटी के लिए जो मेरी टैक्स लायबिलिटी थी नहीं, जो टैक्स लायबिलिटी मेरी एक अनइंटेंशनल एरर के कारण क्रिएट हो गई थी, तो एक्चुअली इस पर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है ये एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट को यहाँ पे ऐड करनी चाहिए। एंड मुझे नहीं पता करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे मैंने केसेस लेकिन बहुत देखे हैं प्रैक्टिकली, कि जहाँ पे बंदा गलती से, दैट इज वेरी मच पॉसिबल यार, एक का डाटा कभी दूसरे में डल गया, कभी एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई, इसमें भी लग गई उसमें भी लग गई, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो मुझे लगता है इन केसेस में गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन देना चाहिए। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि आपका जो यूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको 2017 से, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है ये, 2017 से अब तक का बहुत सारे नोटिस आने वाले हैं, बहुत सारी केस फाइल खुलने वाली हैं। तो दिल थाम के बैठना आप सब लोग जिन्होंने यूटिलाइज कर रखा है इस तरह कोई गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपने कर रखा है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम स्मॉल चेंजेस, कुछ स्मॉल चेंजेस है रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के। तो अभी कैंसिलेशन के लिए उन्होंने बोल दिया है कि 3 महीने की, अगर आप रिटर्न 3 महीने से ज़्यादा डिले कर दिया आपने रिटर्न फाइल करने में, स्पेशली फॉर द कंपोजिशन डीलर, तो वो आपको उसके लिए बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। देन देयर आर सम स्मॉल पॉइंट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर थे, ईसीओ थे, उनकी रिटर्न की बिलेटेड रिटर्न के लिए उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगती थी, कोई लेट फीस नहीं थी उनकी, तो वो अब उनको इंक्लूड कर दिया गया है सेक्शन 47 के अंदर। तो वहाँ से अब उनको भी यानी कि लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो छोटे छोटे चेंजेस हैं, जो छोटे मोटे चेंजेस हैं उनको मैं उतना ज़्यादा अभी एम्फेसिस नहीं दे रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप इसमें ऐड करूँगी, इंटरेस्ट जो है उस पर, सॉरी आईटीसी पे जो इंटरेस्ट लगेगा दैट विल बी एट द रेट ऑफ 18%। अप टू 24% उन्होंने लॉ में लिखा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो पहले इंटरेस्ट रेट प्रेस्क्राइब की थी ना, उस वाले इंटरेस्ट रेट को जो उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था उसी को उन्होंने अमेंड कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली, और द इंटरेस्ट रेट उन्होंने भी 18% कर दिया। और मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है, या शायद मैंने ढंग से देखा ही ना हो, हुआ होता हो मतलब पहले भी ऐसा, कि गवर्नमेंट ने लॉ तो चेंज किया ही, कुछ नोटिफिकेशंस भी हैं जो उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली 2017 से नोटिफिकेशन भी रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज किए हैं। तो ये भी बड़ी बात है कि नोटिफिकेशन, सोचो बजट में आके नोटिफिकेशन चेंज हो रहा है, नोटिफिकेशन की मतलब औकात कितनी बढ़ गई है कि वो भी बजट के थ्रू चेंज हो रहा है, वो भी नया नोटिफिकेशन लाके चेंज नहीं किया उन्होंने, बट दे सेड कि बजट के थ्रू हम उनको कुछ कुछ रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करेंगे। सो दीज वर दी सम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। कुछ मुझसे शायद मिस भी हो गए होंगे क्योंकि मैंने 1 by 1 कोई पेपर देख के नहीं किया, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे आप लोगों के लिए वही मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। और हाँ, अभी मैं इसको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके आपके लिए लेके आऊँगी, बिकॉज एक वीडियो में सब कवर करना, बट आई नो कि उतना डिटेल फिर उस पर डिस्कशन नहीं हो पाता। सो इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।